True labor is characterized by effacement and dilation of cervix, painful uterine contraction, suprapubic discomfort at regular interval. तो ट्रू लेबर का जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है इफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स। पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसमें नहीं होगा क्योंकि ये जो डिजीज कंडीशन है उसमें भी आपको पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट एट रेगुलर इंटरवल, ये भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू राइट ऑन द ट्रांसपेरेंसी द बेस्ट कलर आर। जब आप कोई ट्रांसपेरेंसी सीट होती है उसके ऊपर लिख रहे हैं तो आपको जो एग्जैक्ट कलर है, जो आपको बेस्ट कलर है वो कौन सा होता है? ब्लू रेड ग्रीन होता है, ब्लैक ब्लू ग्रीन होता है, ब्लैक ग्रीन पिंक होता है, ब्लैक ऑरेंज और ग्रीन होता है। ठीक है, तो आपको पता होना, तो इसका आंसर जाएगा ब्लैक ब्लू और ग्रीन। नीला, हिंदी में अगर हम देखें, नीला, नीला, काला और हरा, नीला काला एंड हरे कलर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी सीट पर जो लिखने के योग्य होते हैं। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। When writing on transparency, it is important to choose color that are visible and easy to read. Black is good choice or text, and it provides good contrast and easy to read against light background. ठीक है, जब आपका लाइट बैकग्राउंड होता है तो उसमें भी अच्छे से पढ़ा जा सकता है। ब्लू एंड ग्रीन आर आल्सो गुड चॉइस टू टेक्स्ट हाईलाइटिंग एंड दे आर ब्रिंग एट easy to see. Red can be difficult to read and can you cause eye strain, and color like orange and pink may not be visible against light background. Therefore, black, blue and green are typically the best color to choice in write on transparency. तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हेपेटाइटिस सी इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू। हेपेटाइटिस सी किसके थ्रू फैलता है? तो अगर आपने देखा होगा तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और सी और डी। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए होता है और हेपेटाइटिस ई होता है, ये दोनों होते हैं फीको ओरल रूट से। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये होते हैं ब्लड के थ्रू। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम इसमें। और ऑप्शन है इन्फेक्टेड ब्लड से, कॉज हगलिंग एंड किसिंग, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और ब्रेस्ट मिल्क से। ठीक है, तो जो हेपेटाइटिस है वो मोस्ट कॉमनली उन्होंने पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये कीवर्ड अगर वो लगा रहा है तो आपसे वो एक एग्जैक्ट कॉज पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा इन्फेक्टेड ब्लड से। हगिंग और किसिंग इन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आपको हेपेटाइटिस बी देखने को मिल सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए आपको ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। और यही एक आंसर है जो किसका है, 9 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें, और एक्सप्लेनेशन है इसका कि हेपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन है दैट अफेक्ट लीवर। इट इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से ये फैलता है। शेयरिंग नीडल अदर इक्विपमेंट यूज टू इंजेक्ट ड्रग, रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट बिफोर 1992 when screening of blood and organ for hepatitis C become standard practice. Receiving clotting factor concentrate when method for making these being on to mother can who has hepatitis C. ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन है ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरी एंड वेन। कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो कनेक्ट होती हैं आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती है, तो उनको क्या बोलते हैं? क्या उनको वेन्यूल्स बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं या साइनस बोलते हैं?
ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। कैपिलरीज आर टेनी ब्लड वेसल्स कनेक्ट आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स in the body. They are site of exchange or nutrient gases gas based product between the blood and tissue of the body. आर्ट्रियोल क्या होते हैं? कुछ स्मॉल्स आर्टरीज होती हैं जो कैरी करती हैं ब्लड फ्रॉम द हार्ट, while venules are small vein and carry blood back to the heart. Sinus is the term used to describe the cavity or space within a tissue organ and not a blood vessels. ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन सी, कैपिलरीज। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हम बता दें आपको कि उन्होंने बोला है आर्टरी और वेन को कनेक्ट कौन करता है। तो ये कुछ मिनी या माइनर आर्टरीज होती हैं जिनको आप कैपिलरीज बोल रहे हैं, और सेम अपोजिट साइड में यहाँ पे क्या आता है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ कैपिलरीज हैं जिसमें क्या है आपका, जो कैपिलरीज हैं वो आर्ट्रियोल्स की तरफ से आ रही हैं, आर्टरीज की तरफ से आ रही हैं, इसलिए इसमें ब्लड कैसा है, रेड कलर का है। और अगर आप बोलेंगे कि दूसरा है आपका वेन्यूल्स, और जिसमें कैसा रहता है, छोटे छोटे वेन्यूल्स होते हैं जिसमें ब्लड कैसा जाता है, ब्लू कलर, मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये एक जंक्शन बनता है आर्टरी और वेन का, जिसको कैपिलरीज एक इम्पोर्टेंट बनाती हैं, या कैपिलरीज इसमें मेन रोल निभाती हैं, तो उसको हम, इसका आंसर क्या जाएगा? इसका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्सिंग प्रायोरिटी ऑफ ए पेशेंट विद एक्सटेंसिव फुल थिकनेस बर्न इज। नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी जब एक पेशेंट आया है आपके पास विद एक्सटेंसिव फुल थिकनेस बर्न, पूरा उसका क्या हो गया है, बर्न हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उसमें लेवल ऑफ पेन देखेंगे, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखेंगे, या फिर बॉडी इमेज देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ब्लड से बर्न से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा किसमें? नोट सेट में। तो आप देख लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे लेके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन सी, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। क्योंकि जब आपका बर्न होता है तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब बर्न इंजरी होती है तो जो फ्लूइड होता है कहाँ का, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, कैसा हो जाता है, एक्सवसिट हो जाता है या फिर इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंट्रा सेलुलर इम्बैलेंस है वो देखने को मिलता है। तो आप देख लेते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस इज द नर्सिंग प्रायोरिटी। ठीक है, ये आपका प्रायोरिटी बनेगा। व्हेन ए पेशेंट हैज एक्सटेंसिव फुल थिकनेस बर्न, मेजर कंसर्न इन द लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द डैमेज्ड स्किन which can lead to hypovolemia or electrolyte imbalance. Therefore, the nursing priority is the monitor and maintain the patient fluid and electrolyte status through measures such as IV fluid replacement and electrolyte monitoring. Important क्वेश्चन इसमें हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, वो है कि इसका जो हर्टमान सॉल्यूशन है या फिर जो इम्पोर्टेंट चॉइस ऑफ हर्टमान सॉल्यूशन है, इम्पोर्टेंट चॉइस ऑफ फ्लूइड है, वो कौन सा होता है? रिंगर लैक्टेट। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेनेशन दिया, वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। वाइल पेन मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट द टॉप प्रायोरिटी इन द सिचुएशंस, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज आल्सो कंसर्न, बट it is secondary to need to maintain fluid and electrolyte balance. Body image may be concerned for the patient, but it is not a nursing priority in immediate post burn period. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और वो क्वेश्चन है आपका, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इंसर्टिंग एन इंट्रायूट्राइन डिवाइस। आपने इंट्रायूट्राइन डिवाइस जैसे कि कॉपर टी हो गया, LNG हो गया, ये चीज़ों के लिए उसने कुछ क्वेश्चंस पूछा है आपका, उसने ऑप्शन पूछ दिए हैं आपको, एनीमिया कंडीशन है, मेनोरेजिया है, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है, और हेडेक है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, क्योंकि आपको इसमें देख लेना, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू इंसर्टिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस।
T-shaped device that is inserted into uterus to prevent pregnancy. However, if woman is suspected of being pregnant, insertion of IUD is absolute contraindication. जब आपकी को लग रहा है कि प्रेगनेंसी हो सकती है तो उस टाइम आप उसमें कॉपर टी या कुछ जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है वो नहीं लगा सकते. दिस इज बिकॉज देयर इज रिस्क कॉजिंग हार्म टू डेवलपिंग फीटस, जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके लिए, या फिर इंटरफेयरिंग विद इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा. कौन? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस. एनीमिया मेनिरोजिया एंड एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फैक्ट्रीज एक्ट वाज एनेक्टेड बाय 1948, 1958, 1960 और 1965. ठीक है. एक फैक्ट्रीज एक्ट था जिसमें क्या हुआ था वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. इसका आंसर क्या जाएगा? आपका ए जाएगा, जिसमें द फैक्ट्री एक्ट वाज फर्स्ट एनेक्टेड इन 1881 ब्रिटिश इंडिया में, जिसने रेगुलेट किया था कंडीशन ऑफ वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट. इट हैज सिंस बीइंग अपडेटेड एंड रिवाइज्ड सेवरल टाइम विद द करंट वर्जन इन द इंडिया बीइंग फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आया था. तो इसका कुछ एम थे जैसे सेफ्टी, इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ वेलफेयर ऑफ वर्कर, ये इसमें इम्पोर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विल बी डिलीवर्ड बाई, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कौन से मास्क या कैनुला से डिलीवर की जाती है वो आपसे पूछा है. तो उन्होंने ऑप्शन में दे रखा है आपको नेजल कैथेटर, नेजल कैनुला, पार्शियल नॉन रीब्रीथर मास्क, सिंपल O2 मास्क. तो जो पार्शियल, इसका आंसर क्या जाएगा इसमें? सी, जो कि पार्शियल नॉन रीब्रीथर मास्क होता है, जिसको हम NRBM बोलते हैं, नॉन रीब्रीथर मास्क बोलते हैं. वो इसमें मैक्सिमम मीन्स 100% ऑक्सीजन देने का काम करता है. ठीक है. तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी. एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं. तो इसका आंसर है सी, कि जो पार्शियल नॉन रीब्रीथर मास्क है वो डिलीवर करता है हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. ए पार्शियल नॉन रीब्रीथर मास्क इज टाइप ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरिंग डिवाइस दैट कैन डिलीवर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देन ए नेजल कैथेटर, नेजल कैनुला और सिंपल ऑक्सीजन मास्क. इट कंसिस्ट ऑफ फेस मास्क विद रिजर्वायर बैग, इसमें एक रिजर्वायर बैग होता है, उसकी वजह से इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है. That is continually replenished with each breath. The reservoir bag should inflated before placing the mask on patient face. अगर आप कहीं हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और आपसे पूछे कि रीब्रीथर मास्क आपको अप्लाई करना है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो उसका बैग होता है वो पहले कैसा होना चाहिए? इन्फ्लेटेड होना चाहिए. In nasal and nasal cannula deliver oxygen at lower concentration, and simple oxygen mask provide moderate concentration of oxygen. The concentration of oxygen delivered by these devices depend on the flow rate of oxygen, the patient is breathing pattern and other factors. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और वो क्वेश्चन है आपका, डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग इज्ड बाई. सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल, म्यूनिसिपल वेस्ट डिस्पोजल, ऑटोक्लेविंग एंड केमिकल ट्रीटमेंट. जो एक्सपायर्ड और साइटोटॉक्सिक ड्रग हैं उसको आप कैसे मतलब क्या करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं, वो इसमें पूछा है. तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है या पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें. ठीक है. तो इसमें हम देख लेते हैं, ऑप्शन दे रखा है उन्होंने, सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल, म्यूनिसिपल वेस्ट डिस्पोजल, ऑटोक्लेविंग, केमिकल ट्रीटमेंट. देखते हैं इसका आंसर क्या जाएगा. इसमें देख लेते हैं हम ऑप्शन डी, केमिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि जो एक्सपायर्ड एंड साइकोटॉक्सिक ड्रग कैन पोज ए रिस्क ऑफ एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इफ नॉट डिस्पोज्ड प्रॉपरली. ये इनको खतरा कर सकते हैं, डेंजर हो सकते हैं. किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए और पब्लिक के लिए. Chemical treatment is appropriate method for disposing these drugs. It is involve breaking down the active ingredient
of the drug and into harmless substance. This can done by methods such as incineration, encapsulation or chemical neutralization. Next है separate landfill disposal and municipal waste disposal and autoclaving are not appropriate method for disposing of expired and cytotoxic drug. These methods can lead to environment contamination and pose a risk to public health. It is important to follow proper guidelines and regulation for the disposal and hazardous waste, including expired and cytotoxic drug, to ensure that they are handled safely and responsibly. ठीक है, थैंक यू। आपने अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।